मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में बात करना चाहेंगे। बड़े काम की चीज है। क्या है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये बात हम लोग समझेंगे। वैसे रिजोल्यूशन वेक्टर का एक एग्जांपल मैं पीछे दे चुका हूं, जिसमें हमने अपने पैर से जमीन को धक्का दिया था और जमीन की रिएक्शन की वजह से हम लोग आगे चल पा रहे थे। आपको याद आ गया होगा। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो कुछ चीजें आज हम लोग इसको रिवाइज भी करेंगे। देखिए क्या है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, पहले मैं ये समझने की कोशिश करूं। मान लीजिए मेरे पास में ये कोई एक वेक्टर आर है। अब इस वेक्टर आर को मैं दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में तोड़ना चाहता हूं, या मैं वेक्टर आर का इफेक्ट डिफरेंट डायरेक्शंस में फाइंड आउट करना चाहता हूं। समझने की कोशिश करें। The effect of vector R in different directions is termed as resolution of vector। तो कैसे निकालना है, कैसे लिखेंगे, जरा समझिए। मान लीजिए वेक्टर R मेरे पास है, ये वेक्टर A है। अब वेक्टर R का इफेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A, ये मैंने लिखा लैम्डा A। लैम्डा अपनी तरफ से कोई भी एक कांस्टेंट ले लिया। इसी तरह से वेक्टर R का इफेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, ये वेक्टर बी की डायरेक्शन है, तो वेक्टर आर का इफेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी म्यू वी लिखा है मैंने। तो अब मैं कहूंगा म्यू वी एंड लैम्डा ए आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वेक्टर आर मे बी रिजॉल्व्ड इनटू वेक्टर्स दैट इज म्यू वी वेक्टर and that is lambda a vector। यानी lambda a vector और lambda b vector दोनों का जो सम है, वेक्टर एडिशन है, वो वेक्टर r को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप सो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपको समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम में कैसे लिखना है, अगर आ जाए तो सिंपल, ए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन एनी डायरेक्शन। अब वो एनी डायरेक्शन, हमने एक डायरेक्शन a ली थी और दूसरी डायरेक्शन b ली थी। मेजर ऑफ इफेक्ट ऑफ द गिवन वेक्टर। गिवन वेक्टर कौन सा लिया था, आर लिया था। इसका इफेक्ट निकालना था हम लोगों को, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लिया बच्चों। चलिए अब हम आगे की बात करना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो आगे क्या है, ऑर्थोगोनल ऑफ यूनिट वेक्टर्स और बेस वेक्टर्स। देखो बच्चों, बेस वेक्टर हम क्या कहते हैं, बेसिकली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस की डायरेक्शंस में जो वेक्टर होंगे उन्हें हम लोग बेस वेक्टर के नाम से यहां पे जान रहे हैं। उन्हें हम किस नाम से जान रहे हैं, बेस वेक्टर के नाम से जान रहे हैं। अब देखिए एक्स एक्सिस पर अगर मैं यूनिट वेक्टर कंसीडर करता हूं, जिसको लिखता हूं आई कैप, वाई एक्सिस पर जो कि इसके एग्जैक्टली 90 डिग्री पर सिचुएटेड है, यूनिट वेक्टर लेता हूं, उसको कहता हूं मैं जे कैप। और जेड एक्सिस जो कि वाई एक्सिस से भी 90 डिग्री पे है और एक्स एक्सिस से भी 90 डिग्री पे है, वहां पर मैं यूनिट वेक्टर लेता हूं, उसको लिखता हूं मैं के कैप। तो एग्जैक्टली आई कैप, जी कैप, के कैप आर टर्म्ड एज ऑर्थोगोनल। ट्राइड का मतलब तीन ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो जो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं उनकी तीन खासियत हम लोगों को यहां पे पढ़नी है। पहली, आई मेरा इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होगा ऑलवेज। आई का मतलब पॉजिटिव आई, पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस की बात करता हूं तो मेरे को माइनस आई कैप कहना होगा। जे कैप, जे कैप मेरा हमेशा वाई एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। के कैप हमेशा जेड एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। आई यूनिट वेक्टर है तो इसका मॉड्यूलस 1 होगा। जे यूनिट वेक्टर है, मॉड्यूलस 1 होगा। के यूनिट वेक्टर है, मॉड्यूलस कितना होगा बच्चों, 1 होगा। तो आई होप सो ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के बारे में। पहली बात, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स। दूसरी बात, तीनों का मॉड्यूलस यूनिटी होता है। तीसरी बात, आई हमेशा एक्स एक्सिस पे होगा, जे हमेशा वाई एक्सिस पे होगा और के हमेशा जेड एक्सिस पे होगा। आई जे के तीनों को हमने कैप पहनाया हुआ है, टोपी पहनाई हुई है, जिससे हमें ये पता लगता है कि ये ऑर्थोगोनल
वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं। देन आफ्टर वी आर मूविंग टुवर्ड्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। अब देखो बच्चों, मेरे पास कोई भी वेक्टर है, उसका रिजोल्यूशन अभी मैंने कर लिया था, लेकिन अगर मैं किसी वेक्टर का रिजोल्यूशन दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में करता हूं, मान लीजिए एक डायरेक्शन मैंने कोई भी ये ले ली, सपोज अभी ए कहा था, ए ही ले लेते हैं। अब ए के परपेंडिकुलर मैंने दूसरा वेक्टर लिया, सी ले लिया, बी ले लिया, कोई भी ले लिया, लेकिन ए और सी दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री हैं, और वेक्टर ए वेक्टर सी का सम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं कहूंगा वेक्टर ए एंड वेक्टर सी आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर, यानी वेक्टर आर का इफेक्ट दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर कहलाएगा। इसी चीज को हमने कैसे लिखना है, ये देखिए, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस द कंपोनेंट्स सो ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। किसी भी वेक्टर का रिजोल्यूशन हमने किया दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के अंदर, तो हम उसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, बड़ा मजेदार सा केस यहां और हम पढ़ लेते हैं। मानिए मेरे पास वेक्टर आर है, अब इस वेक्टर आर से किसी भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन पे, मान लीजिए ये मैंने आर्बिट्रेरी डायरेक्शन ले ली और यहां से बढ़ने वाला एंगल थीटा ले लिया, तो इस आर का कंपोनेंट थीटा डायरेक्शन पर मेरे पास होगा आर कॉस थीटा। अब जहां मेरा ये आर कॉस थीटा है, इसको मैं जनरली कहता हूं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या कहता हूं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या कॉस कंपोनेंट से 90 डिग्री अपार्ट, और 90 डिग्री किधर, जिधर मेरा आर है। दूसरा कंपोनेंट होगा जिसे मैं कहूंगा वर्टिकल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट में लिखूंगा आर साइन थीटा। तो देखो, आर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेरे को मिल गए, एक मिल गया आर कॉस थीटा और दूसरा मिल गया आर साइन थीटा। कोई बच्चा इस आर कॉस थीटा को ए वेक्टर कह सकता है, नाम दे सकता है, नाम देना है। कोई बच्चा आर साइन थीटा को वेक्टर सी कह सकता है, नाम दिया है सिंपली। तो एग्जैक्टली वेक्टर ए या आर कॉस थीटा एंड वेक्टर सी, यानी कि व्हाट वर्टिकल कंपोनेंट, क्या कर रहे हैं साहब, ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, वर्टिकल चलिए, तो थोड़ा इंटरनेस, कोई नहीं, मैं दोबारा से फिर आपको ये एक्सप्लेन करता हूं। सिस्टम में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, मैं अगेन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट द्वारा समझाता हूं आपको। मान लीजिए मेरे पास कोई वेक्टर आर है, वेक्टर आर से पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में ये मैंने वेक्टर ए ले लिया, यहां एंगल थीटा दे दिया, तो जिधर ये थीटा होगा उसको मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहूंगा, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा आर कॉस थीटा। एग्जैक्टली इस आर कॉस थीटा की वैल्यू ही है वेक्टर ए। अब वेक्टर ए से 90 डिग्री अपार्ट, यानी राइट एंगल पर, किधर राइट एंगल पर, राइट एंगल तो नीचे भी हो सकता था, जिधर मेरा वेक्टर आर है उधर राइट एंगल पर ये दूसरा वेक्टर लिया मैंने सी, इसकी वैल्यू होगी आर साइन थीटा। थीटा वही है एंगल, लेकिन ये साइन कंपोनेंट है, तो सी वेक्टर इक्वल्स टू आर साइन थीटा है। तो एग्जैक्टली आर कॉस थीटा, जिसको मैंने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहा था, आर साइन थीटा, जिसको मैं वर्टिकल कंपोनेंट कहता हूं, दोनों ही क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। किसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, वेक्टर आर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। मैं इसको दूसरी फॉर्म में कह सकता हूं कि आर कॉस थीटा एज वेल एज आर साइन थीटा, इन दोनों वेक्टर्स का जो सम है, एडिशन है, वो वेक्टर आर के बराबर होगा। ये बात हम पहले किसी क्लास में प्रूव करके दिखा चुके हैं, चाहे तो अब दोबारा प्रूव कर देते हैं। देखिए क्या था, आर स्क्वायर इक्वल्स टू, मेरे पास में था
वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos 5 ये था। अब अगर मैं डालता हूं यहां वैल्यू तो a का स्क्वायर मेरे पास क्या हो गया, a का स्क्वायर हो गया r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर मेरे पास क्या हो गया r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। यहां b नहीं c दे रखा है तो चलो मैं भी यहां पे फॉर्मूले में c कर देता हूं। तो c की स्क्वायर क्या हो गई r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, दोनों को ऐड करो r स्क्वायर कॉमन आ गया दैट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू सब लोग जानते हैं, आइडेंटिटी है 1 होती है, तो ये r स्क्वायर आ गया। r स्क्वायर की वैल्यू मैं निकालना चाह रहा था और r स्क्वायर ही आ गया। इसका मतलब जो मैंने यहाँ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स लिखे वो अपने आप में ठीक है। अब कोई स्टूडेंट कहेगा सर ये फाई कहां गया, अरे फाई क्या था, a और c के बीच का एंगल था और a और c के बीच का एंगल कितना ले रखा है हमने, पहले ही 90 ले रखा है, तो cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो ये वाला टर्म मेरा 0 हो गया था। इस तरह से मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात की डियर स्टूडेंट्स। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बाद मैं कुछ थोड़ा सा और आगे डिस्कस करना चाहूंगा। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को दिखाने का एक दूसरा तरीका है, cos और sin के टर्म्स में तो मैंने आपको शो ही कर ही दिया, यहां से समझ सकते हैं। मानिए मेरे पास कोई वेक्टर a है जो मैंने r लिया था, उसकी जगह पे नया नाम लेकर के नया वेक्टर ले लिया दैट इज a का कंपोनेंट इन द x एक्सिस दैट इज ax, x एक्सिस के परपेंडिकुलर y एक्सिस होता है, तो a का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन द y एक्सिस ay। लिखने का दूसरा तरीका हो सकता है वेक्टर a का x एक्सिस पे मैं लिखा दैट इज axi, वेक्टर a का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट y एक्सिस पे लिखा मैंने ayj। ध्यान रहे बच्चे, इस रिप्रेजेंटेशन में ये एरो लगा है, वेक्टर का साइन लगा हुआ है, इस रिप्रेजेंटेशन में यहां पे बच्चों एरो नहीं है, इसके साथ आई कैप लिखा है, तो आई कैप मेरा ऑर्थोगोनल वेक्टर है जो सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है, यूनिट वेक्टर है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ax वेक्टर इक्वल्स टू ax मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन, और डायरेक्शन मैंने यहां पे लिखी है आई कैप से। ऐसे ही ay वेक्टर में बी रिटन एज ay मैग्नीट्यूड देन j वेक्टर। एक तीसरा कंपोनेंट भी आ सकता है दैट इज ऑन z एक्सिस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इट मे बी रिटन एज az वेक्टर इक्वल्स टू az मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय k यूनिट वेक्टर। तो इस तरह से हम लोगों ने ये बच्चों लिख लिया, ये सारा रिप्रेजेंटेशन मैंने नीचे लिख के दिखाया हुआ है, जो आपको समझाया है वही नोट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, कुछ भी नया नहीं लिखा हुआ। बस ये है कि जब मैं समझा देता हूं तो उसके बाद ये रब हो जाता है, आपके पास एज इट इज फॉर्म में आपको नोट्स की फॉर्म में मिल जाए, इसलिए यहां पे लिख रखा है। ax को cos थीटा हमने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि भैया जिधर एंगल दे रखा है उधर वाला कंपोनेंट cos कंपोनेंट कहलाता है, और एंगल को साथ में लेके 90 डिग्री पर दूसरा जो कंपोनेंट है वो मेरा sin कंपोनेंट होता है। तो बच्चों मैंने ax की वैल्यू को a cos थीटा यहां दिखा रखा है, ay की वैल्यू को a sin थीटा दिखा रखा है। आप चाहें तो इनको दोनों को डिवाइड कर देंगे तो सिंपल सा ay ओवर ax इक्वल्स टू आपको tan थीटा मिलेगा। थीटा को सेपरेट करना चाहेंगे तो tan इनवर्स ay ओवर ax मिल जाएगा, यानी दोनों के बीच का एंगल आप इन टर्म्स ऑफ tan इस तरीके से कंप्यूट कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये है हमारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स। अब देखो ये अगेन फेबुलस सा एग्जांपल रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का, इसको हम लोग पहले ग्रीन बोर्ड पे एक बार समझा चुके हैं, फिर जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये सपोज आपका या मेरा पैर है और इस पैर से मैं अर्थ को नीचे की तरफ क्या देता हूं, धक्का देता हूं। ये मेरा लगाया हुआ फोर्स है, जो मैं खाना खाता हूं उस खाने की हेल्प से जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी की हेल्प से मैं जमीन को नीचे धक्का देता हूं। लेकिन जमीन मेरे को क्या करती है बच्चों, इसका रिएक्शन प्रोवाइड करती है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब इस रिएक्शन की बात मैं करूं तो नो डाउट क्या कर सकता हूं, जमीन के साथ अर्थ के साथ ये एंगल ट्रीट कर सकता हूं। तो ऑब्वियसली इस रिएक्शन का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ होगा, इसे मैं कहूंगा r cos थीटा। नो डाउट अब r cos थीटा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है
से 90 डिग्री अपार्ट, वो भी किधर, जिधर मेरा ये आर वेक्टर है, ये होगा मेरे पास में, थोड़ा सा गलत बन गया, यहां ले लेते हैं, ये हो गया मेरे पास आर साइन थीटा। कहने का मतलब ये जो रिएक्शन मुझे मिल रहा था अर्थ से, इसको मैंने दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज आर cos थीटा, दैट इज आर sin थीटा। यहां मैंने लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट h r cos थीटा, v वर्टिकल कंपोनेंट r sin थीटा। ये ग्राउंड का रिएक्शन यहां पे शो किया हुआ है, ये अर्थ के साथ में बनने वाला एंगल है। बच्चों अब देखो ये रिएक्शन क्या है, एक तरीके से रिएक्टिव फोर्स है। ये फोर्स मुझे क्या करता है, आगे बढ़ने के लिए टेंडेंसी देता है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये तो मुझे आगे बढ़ाएगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये मुझे ऊपर उछालेगा। तो कभी ध्यान से देखा हो, जब हम लोग चलते हैं तो आगे बढ़ने के साथ साथ ऊपर भी उठते हैं। अब बच्चों डिपेंड करेगा इस बात के ऊपर कि अर्थ के साथ में ये एंगल कितना बन रहा है। अगर मेरी लेग्स लंबी है तो ऑब्वियसली ये एंगल मेरा छोटा बनेगा, और जब छोटा बनेगा तो r cos थीटा की वैल्यू बड़ी होगी, क्योंकि cos के अंदर थीटा इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी रखता है। जितना बड़ा एंगल होगा cos थीटा की वैल्यू उतनी कम होगी, जितना छोटा एंगल होगा उतनी cos थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी। तो बच्चों अगर ये एंगल छोटा बनता है तो ये वाला जो कंपोनेंट है ज्यादा इफेक्टिव होता है, और जब ये कंपोनेंट ज्यादा इफेक्टिव होगा तो हम आगे ज्यादा बढ़ेंगे। वहीं अगर इसका उल्टा ले लें, मान लीजिए एंगल बड़ा है, छोटी छोटी लेग्स हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनकी लेग्स छोटी होती है, तो उनका ये जो एंगल है बड़ा बनेगा, और जब ये एंगल बड़ा बनेगा तो ये वाला कंपोनेंट ज्यादा इफेक्टिव होगा। जब ये ज्यादा कंपोनेंट इफेक्टिव होगा तो वो उछलेंगे ज्यादा। तो आपने कभी ध्यान किया हो, आप नॉर्मली चल रहे हैं, आपकी उंगली पकड़ के एक छोटा सा बच्चा चल रहा है, तो आप तो नॉर्मल स्पीड से चल रहे होते हैं, लेकिन वो उछलता हुआ कूदता हुआ आगे बढ़ता है। तो एग्जैक्टली दैट इज फिजिक्स। ये उसकी आदत नहीं है, ये उसकी छोटी लेग्स हैं, जिसकी वजह से अर्थ पे सबटेंड होने वाला एंगल छोटा है, रिएक्शन के साथ जो बनने वाला अर्थ का एंगल है वो छोटा है। तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिसको आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करता है वो छोटा या कम होता है, जबकि जो वर्टिकल कंपोनेंट है जो उसको ऊपर उछालने में ज्यादा इफेक्ट शो करता है वो बड़ा होता है, इसलिए वो उछल उछल के चलता है। तो दैट इज सिंपल फिजिक्स। अब इस बात को अगर मैं कोरिलेट करना चाहूं तो मेरे बाबा बड़े शौकीन थे किसके, घोड़े रखने के। तो मैं छोटा सा था बिल्कुल, तो जब वो घोड़े खरीदने जाते थे तो वो पहचान बता देते कि जिस घोड़े की टांगें लंबी हों वो हमें लेना है और उसको घर लेके आना है, उसको खरीदना है। तो मेरे को तब फिजिक्स नहीं आती थी, मैं नहीं समझता था कि टांगें लंबी होने से घोड़े का क्या फायदा होगा। लेकिन जब मैंने फिजिक्स पढ़ी तो मुझे समझ में आया कि मेरे बाबा जिन्होंने फिजिक्स कभी नहीं पढ़ी थी वो लंबी टांग का घोड़ा क्यों पसंद करते थे। अब मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। आई होप सो आपको भी समझ में आ गया होगा। आप घोड़े तो आपको नहीं मिलते, लेकिन आप इस सेम एग्जांपल को अपनी कार के बड़े टायर और छोटे टायर, स्कूटी के छोटे टायर और बाइक के बड़े टायरों के साथ में कंपेयर कर सकते हो, और जरा कॉन्सिक्वेंसेस निकालना कि बच्चों क्या रिलेशनशिप आती है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के साथ में। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, असाइनमेंट है, जिसको आप देखेंगे। बाकी लंबी टांग का बंदा जो होगा बड़ी तेजी से दौड़ेगा। आप हुसैन बोल्ट को देख लो जो अच्छा रनर माना जाता है, या सचिन तेंदुलकर के रन के मामले में देखोगे तो बॉल की तरह से ही उछलते हुए, महान क्रिकेटर हैं, बॉल की तरह से उछलते हुए ही रन लेते थे, बिकॉज ऑफ उनकी टांगों की लंबाई अनफॉर्चुनेटली कम थी या कम है। तो बच्चों आई होप सो ये सारी चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का फायदा नुकसान आपको क्लियर हो गया होगा। कॉस कंपोनेंट किधर होता है, साइन कंपोनेंट किधर होता है, आई होप सो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब ये तीन डायरेक्शन के कंपोनेंट भी बता दिए मैंने, ax, ay, az, अभी एक्सप्लेन किया था, तो वही डायग्राम यहाँ पे दे रखा है डियर स्टूडेंट्स। एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं और एग्जांपल करने के बाद छुट्टी करते हैं। आज की क्लास में बस हम इस एग्जांपल पे ही क्लास को ओवर करेंगे। एग्जांपल नंबर 4 जरा समझिए। ए वेक्टर x when added to resultant of vectors, देखिए लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले मुझे वेक्टर a और वेक्टर b का रिजल्टेंट चाहिए, ठीक है। गिव्स यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। तो देखो छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन कितनी बातें समझ में आती हैं। a वेक्टर x, मैंने किसी वेक्टर का
के अंदर क्या देता है, वाई एक्सिस के एलोंग यूनिट वेक्टर देता है। तो देखो बच्चों, वाई एक्सिस के एलोंग यूनिट वेक्टर सीधी सीधी सी बात है जे का है, ये वेक्टर आ गया। वाई एक्सिस के एलोंग यूनिट वेक्टर यानी वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या कहलाता है, जे कैप कहलाता है, सब लोग जानते हैं। अब बात आती है रिजल्टेंट की, ए एंड बी के रिजल्टेंट की। डियर स्टूडेंट्स, तो प्रिंसिपल ऑफ मोबिलिटी लगाएंगे, आई के साथ आई को ऐड करेंगे, जे के साथ जे को ऐड करेंगे, के साथ के को ऐड करेंगे, सिंपल सा। तो ये आपने वेक्टर आर अपनी तरफ से कोई नाम दे दिया, वेक्टर ए और बी कहा, इसको और इसको ऐड कर दिया, 3i 2j 5i लिखा, माइनस का 5i प्लस का 4j माइनस का j कहा, 7k प्लस का और माइनस का 3k प्लस का 4k कहा। तो ये आपका आ गया वेक्टर r, जो a और b का सम है। यूनिट वेक्टर y एक्सिस के अलोंग क्या है, j है, जो मैंने ऊपर समझाया था। अब रिक्वायर्ड वेक्टर की बात करेंगे, जो हमें x नाम दिया हुआ है, तो x इक्वल्स टू वेक्टर j माइनस वेक्टर r। तो j मैंने यहां पे लिखा, r को ध्यान रहे ब्रैकेट के अंदर लिखना है, जिससे कि मेरी सब्ट्रैक्शन में या एडिशन में गलती ना हो। मेरे पास रिजल्टेंट ये आ गया, मैंने समझाया, अपने तरीके से समझाया। अब मैं कहूंगा कि आप क्वेश्चन को पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, फिर सॉल्यूशन देखिए। आई होप सो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो दैट इज द एंड ऑफ today's class. Okay, keep safe, be safe.